नमस्ते। मेरे साथ आज आशीष गोयल साहब हैं। आशीष गोयल साहब वकील, एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मैं आशीष साहब बहुत कुछ बेसिक चीजें आपसे समझना चाहता हूँ, और वो मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि अभी हाल के दिनों में एक पत्रकार जो श्याम मीरा सिंह हैं, जिन्होंने एक वीडियो किया। उस वीडियो में उन्होंने कुछ ईमेल्स लगाए और उसमें बताया कि ये सदगुरु जी के जग्गी वासुदेवन जी के आश्रम में ये सब होता है, और वो काफी डिस्टर्बिंग थे। उसके बाद एज पेटिशनर जग्गी वासुदेवन जी ने, ईशा फाउंडेशन आई, और ईशा फाउंडेशन ने कि उस पिटीशन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि वीडियो आप हटा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हटाए, और फिर उनको एक लंबी डेट दी है 9 जुलाई को, फिर तक उनको जवाब देना है, इत्यादि इत्यादि। प्राइमा फेसी जो मेरी समझ में ये है कि बिना श्याम मीरा सिंह की बात को सुने उन्होंने एक तरफा ऑर्डर दे दिया। नंबर एक। नंबर दो, मैं एक चीज आपसे, दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत में इसी से कर रहा हूं कि या तो इसमें श्याम मीरा सिंह झूठ बोल रहे हैं कि वो जो भी उन्होंने फैक्चुअल वो लगाए हैं ईमेल, वो गलत है। तो आपसे जरा मैं समझना चाहता हूं, फिर उसका क्या होगा? अगर वो गलत हैं तो क्या केवल 3 करोड़ दे के वो छूट जाना चाहिए कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और इस तरह का? दूसरा, अगर वो गलत नहीं है तो इसकी जांच कौन करेगा कि वो गलत है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जांच की बात कुछ नहीं वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप अपनी वो दीजिए। मैं जरा इस पे समझना चाहता हूँ आशीष साहब कि ये जो भी हुआ है इस पे जांच, वेदर दीज आर फैक्ट्स और नॉट, ये कैसे होगा? ये तो इसमें कहीं लिखा नहीं है। आशीष गोयल साहब। जी, क्या आनंद जी, आपने 3-4 सवाल उठाए हैं। पहले मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को कि हमें ये समझना होगा कि हमारे जो संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, वो संविधान हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक अधिकार देता है, एक मूल अधिकार देता है। हमारा संविधान हमें राइट टू नो का भी एक अधिकार देता है, और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का एक अधिकार। तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में आज की तारीख में कुछ ऐसे कानून हैं जो इन्हीं संवैधानिक अधिकारों का गला घोटते हैं एक तरह से। अब इसमें से, अब देखिए आप, सेडिशन का कानून है। अगर सरकार को एक पत्रकार को चुप कराना हो तो बहुत आसानी से एक सेडिशन का एक केस फाइल कर सकते। ठीक उसी तरह से देखिए यूएपीए का कानून है, पीएमएलए का कानून है, इनकम टैक्स का कानून है, और भी ऐसे कई अन्य कानून हैं। जजेस के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलते हैं, मान लीजिए आप जुडिशियल करप्शन के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है। तो ऐसा है कि कुछ भी, जो भी एक पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई क्रिटिकल स्पीच रखता है पब्लिक डोमेन में, तो उससे दबा दिया जाता है इन्हीं कानूनों के दुरुपयोग करके। अब क्या हुआ है कि प्रॉब्लम ये है आनंद जी कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो भी उन्हीं लोगों की भाषा बोलने लग जाते हैं जो कि इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। अब देखिए इस केस में भी यही हुआ, श्याम मीरा सिंह के केस में। यूजुअली कोर्ट्स क्या करते हैं, देखिए क्रिमिनल डेफेमेशन का जो सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन का जो कानून है वो भी कुछ इस तरह से ही है। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो जो सत्ता के करीब होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको दबाने के लिए ऐसे मामले कोर्ट में कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत आसान है, ऐसे मामले कोर्ट में करना बहुत ही आसान है, सरल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोर्ट्स ही उनकी भाषा बोलने लग जाती है। अब जैसे कि क्रिमिनल डेफेमेशन का जो अगर आप कानून लें तो उसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बरकरार रख दिया था। अब सिविल डेफेमेशन में हम क्या देखने को हम पा रहे हैं कि आज की तारीख में अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मोदी सरकार में कि जजेस क्या होता है कि थोड़ा दबाव में आ जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि आपको बस मांगना पड़ता है, आपको ये कोर्ट में जाके बस आपको बस बोलना पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दे दीजिए, और वो कोर्ट वैसे ऑर्डर्स दे देते हैं, इंजंक्शंस के ऑर्डर। तो ये सिर्फ मांगने पे ही मिल जाता है, कोर्ट कुछ सवाल जवाब भी नहीं करती कि ऐसा क्यों है, वैसा आपको क्यों चाहिए। एक कोर्ट देखिए ऐसा है कि बेंगलोर में शायद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जिन्होंने तो उस अकाउंट पे ही बैन लगा दिया था जिस अकाउंट में अपलोड हुआ था कोई कंटेंट। एक डेफेमेशन केस में सोचिए, अगर आप अकाउंट पे क्या बैन लगा सकते हैं।
तो अब क्या होता है आनंद जी कि इन मामलों में हमेशा एक इंटरिम रिलीफ का एक प्रेयर होता है, एक इंटरिम एक प्रार्थना होती है कि आप मुझे देखिए, ट्रायल जो है वो तो अभी लंबा चलने वाला है, 8 से 10 साल कम से कम चलने वाला है, तो आप क्या करिए, मुझे एक इंजंक्शन अभी दे दीजिए। अब वो इंजंक्शन क्या होता है ज़्यादातर केसेस में, जैसे इस केस में भी हुआ है, कि कोर्ट ये बोलती है कि आप जो कंटेंट है जो ये एलिज कर रहे हैं, अभी वो साबित नहीं हुआ है कि वो डेफेमेटरी है, वो मियर एलिगेशन है कि वो एक डेफेमेटरी कंटेंट किसी ने डाला है मेरे अगेंस्ट। अब कोर्ट क्या करती है कि एक इंजंक्शन दे देती है कि आप उस कंटेंट को हटा दीजिए स्ट्रेट अवे, पब्लिक से ही हटा दीजिए, पब्लिक डोमेन से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो एक्स पार्टी आप दे दे रहे हैं, मतलब एक तरफा आप डिसीजन दे दे रहे हैं, अदर साइड को आपने सुना ही नहीं है, श्याम मीरा सिंह को आपने सुना ही नहीं है, बिना सुने ही आपने ये एक तरफा ऑर्डर दे दिया है। इसमें क्या होता है कि एक तरह का जो कंटेंट बनाते हैं, जैसे जर्नलिस्ट, अब श्याम मीरा सिंह भी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कंटेंट बनाया है, वो कंटेंट हमारे लिए ही बनाया है, वो आम जनता के लिए ही बनाया है, उनको एडुकेट करने के लिए बनाया है, और समाज में अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी कहीं हो रहा है या एलिगेशन है कि हो रहा है, तो उसे लाइमलाइट में लाने के लिए कंटेंट बनाया, एक रिपोर्ट बनाया है श्याम मीरा सिंह जी। अब क्या हुआ कि अगर आप कोर्ट क्या करती है, उसको श्याम मीरा सिंह को बिना सुने ही अगर ये ऑर्डर पास कर देती है कि वो रिपोर्ट हटा दिया जाए, तो क्या हो रहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो एक तरह से कोर्ट उसके अगेंस्ट मौत की सजा सुना दे रही है, वो एक तरह का डेथ सेंटेंस है उसके लिए, क्योंकि आप वेट ही नहीं कर रहे हैं कि अदर साइड कोर्ट में आए और अपना पक्ष रखे। अब ये ट्रायल लंबा चलेगा। अब आप ये बताइए कि ईशा फाउंडेशन को क्या जरूरत है ट्रायल करवाने की, जब उनको आज के तारीख में एक ऑर्डर मिल गया है ऑलरेडी। अब ज्यादातर केसेस में यही होता है, डेफेमेशन केसेस में जो हम देखते हैं कोर्ट्स में होता है क्या कि आप एक एप्लीकेशन, एक सूट फाइल कर दिया डेफेमेशन का, मानहानि का, उसमें आप एक इंटरिम प्रेयर लगा दिया रिलीफ। अब आपको कोर्ट पहले ही दिन वो रिलीफ दे देती है, वो कंटेंट हट जाता है। अब जो डेफेमेशन सूट लेके आया है कोर्ट में, वो फ्यूचर में क्यों खर्चा करेगा वकीलों पे, और क्यों वो 10 साल कोर्ट के चक्कर काटेगा? अब क्योंकि उसे तो रिलीफ मिल गई ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, या तो वो एडजर्नमेंट लेता रहेगा, इसको चलाता रहेगा, मैटर को लंबित करता रहेगा, या वो इसको कोर्ट के बाहर ट्राई करेगा सेटल करने के लिए कि देखिए 3 करोड़ आपको देने पड़ सकते हैं, ये है वो है, तो आप इसको मैं विड्रॉ कर लूंगा, आप फ्यूचर में मेरे अगेंस्ट कुछ मत बोलिएगा, मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो ऐसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाता है। अब दबाव में आके बहुत जन आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी कर लेते हैं, क्यों? उनको लगता है कि कोर्ट में तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तो मेरे पास अगर अच्छा डिफेंस है भी तो मैं 10 साल क्यों चक्कर काटूं कोर्ट का, और हो सकता है कल को कोर्ट मेरी बात ना सुने, तो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी होती है, इसीलिए ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी हो जाता है मैटर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पिछले ही साल क्या कहा है, ब्लूमबर्ग टेलीविजन का एक डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि इसमें साइड भी हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में, उन्होंने इसको साइड भी किया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस डिसीजन को साइड अगर आप कर रहे हैं तो आप टेक डाउन का ऑर्डर दे कैसे रहे हैं? एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को साइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूरे उसके ही अगेंस्ट जाके टेक डाउन का ऑर्डर दे रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जहां पे जर्नलिज्म का सवाल है, जहां पे जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, वहां पे आप इंजंक्शन नहीं दे सकते आंख बंद करके बिना सोचे समझे। एक्स पार्टी तो दे ही नहीं सकते, इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिटीजन्स का राइट टू नो इन्वॉल्व है। अगर हम अभी इसको कंटेंट को हम अगर बंद कर दें या डिलीट करवा दें, तो ये जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज जो है, ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज जो है, इस पे तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए, कि लोग फिर बात करना ही बंद कर देंगे, जिसे हम चिलिंग इफेक्ट भी कहते हैं आनंद जी, कि कल को आप या श्याम मीरा सिंह जैसे अन्य जर्नलिस्ट बोलना ही बंद कर देंगे इस डर से कि मेरे को भी ऐसे ही, मेरे अगेंस्ट भी कोई भारी जुर्माना लग सकता है, या मेरे अगेंस्ट भी कोई कोर्ट चला जाएगा, मुझे जेल का चक्कर काटना पड़ जाएगा इत्यादि। तो ये एक तरह से दबाव डाला जा रहा है, और इसमें कोर्ट्स क्या कर रहे हैं कि उनकी ही भाषा बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत केसेस ऐसे हमने देखे हैं जहां अपने डिसीजंस फॉलो नहीं करती,
जहाँ पे सत्ता के लोग आते हैं वहाँ पे कुछ बोलती है, वहाँ पे जहाँ पे आप सत्ता के अगेंस्ट आ रहे हैं वहाँ पे आपको लॉ दिखाती है, और जहाँ पे सत्ता के लोग आते हैं तो वहाँ पे उसी लॉ पे हाथ रख देती है। और ये चीज़ अभी हाई कोर्ट में आ नहीं रही है, ये प्रिंसिपल्स हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ नहीं रहे हैं प्रिंसिपल। तो कोर्ट ने कहा था आनंद जी कि अगर प्लॉजिबल डिफेंस है आपके पास तो आप इंजंक्शन नहीं दे सकते। यहाँ पे श्याम सिंह ने क्या कहा, यहाँ पे श्याम सिंह ने रिपोर्ट बनाई है, मैंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है, मगर मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और उससे ये समझ में आ रहा है कि उसने एक रिपोर्ट बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ एक इंटरनल ईमेल। यस, कि ये ईशा फाउंडेशन में एम्प्लॉइज के जो स्टाफ हैं, जो होम स्कूल के शायद जो स्टाफ हैं, उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया एक ईमेल। उस ईमेल को आधार बनाते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। अब ये ईमेल सही है कि गलत है, ये ईमेल बनावटी है कि एक्चुअली में उन्होंने एक्सचेंज की है कि नहीं है, नहीं कि ये सारी डिटेल्स तो ऑर्डर में है ही नहीं, कोर्ट तो इस डिटेल्स में जा ही नहीं रहा है। तो श्याम सिंह तो एक ईमेल के बेसिस पर रिपोर्ट बनाया है, उनका मानना है कि ये ईमेल जेन्युइन ईमेल है, उस बेसिस पे उन्होंने एक हाईलाइट किया है कि ऐसे ऐसे केसेस वहाँ हो रहे हैं। तो उनका तो यही डिफेंस है ना कि जो ऑलरेडी फैक्ट्स है, मेरे पास एक फैक्ट है, ईमेल एक फैक्ट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ एज अ जर्नलिस्ट, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ वहाँ हो ही रहा है, ये जांच एजेंसी का लुकआउट है। जी। मैं जांच एजेंसी का मेरा काम नहीं है, एक पत्रकार का काम तो जांच एजेंसी का काम नहीं है। एक पत्रकार का काम है कि समाज में अगर कुछ हो रहा है, क्रिमिनल हो रहा है या फिर किसी भी तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक के नज़र में लाई जाए। इन्होंने यहाँ वही किया है। कोर्ट क्या कर रही है कि कोर्ट उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है फैक्ट्स को। यहाँ पे एलिगेशन बहुत सीरियस है, उस रिपोर्ट में बहुत सीरियस एलिगेशंस है, उसको कोर्ट डिस्क्लोज ही नहीं कर रही है ऑर्डर में। अब मान लीजिए आप अगर ऑर्डर पढ़ते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर बात क्या है, एलिगेशंस क्या है। ये रिपोर्ट बनी थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज की तारीख में इंडिया में। कोर्ट उस फैक्ट को डिस्क्लोज ही नहीं कर रही है ऑर्डर में और एक इंजंक्शन का ऑर्डर दे रही है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट, एक तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए मांगे जुर्माना, कॉम्पेंसेशन मांगे। अब अगर 3 करोड़ रुपया वो खुद बोल रहे हैं कि आप मुझे 3 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मेरी जो मानहानि हुई है, जो मेरे हिसाब से मेरी मानहानि हुई है और जो नुकसान मुझे पहुंचा है, उसका ये 3 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए। तो अगर ऐसी बात है तो इंजंक्शन की क्या जरूरत थी? इंजंक्शन तो वहां दिया जाता है जहाँ पे आपको पैसे से आपको नहीं मिल पाता है, कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट नहीं होता है, जहाँ पे वहां पे इंजंक्शन दिया जाता है। तीसरी बात यह है आनंद जी कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एडुकेशन, ये होम स्कूल में कुछ घटनाएं हो रही हैं, वो एक स्कूल चला रहे हैं, होम स्कूल चला रहे हैं। एडुकेशन एक पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है। आप अगर होम स्कूल चला रहे हैं, आप एक पब्लिक फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू प्राइवेसी की आड़ में आप छुप सकते हैं क्या? कितना सही होगा कोर्ट को ये बोलना कि उनका चलो एक राइट टू रेप्यूटेशन और राइट टू प्राइवेसी, आप तो पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए और पब्लिक फंक्शन जो करते हैं उनके लिए क्या राइट टू प्राइवेसी, स्पेशली जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है रिपोर्ट में। हाई कोर्ट तो कम से कम इतना ही बोल देते हैं कि इस रिपोर्ट से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि जहाँ भी कोई ऐसा स्टेटमेंट है राइटिंग में जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी और फाइनली मैं ये बोलूँगा आनंद जी कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया है कि एक्स पार्टी जो इंजंक्शन दे दिया है ईशा फाउंडेशन को, ये सारी बातें जो हैं आगे चल के कोर्ट के सामने आने वाली हैं, क्योंकि वो इससे भाग नहीं सकते। एक इंजंक्शन ले लेना, अभी ट्रायल वहीं है, कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, ट्रायल अभी चलेगा और ड्यूरिंग ट्रायल बहुत सारी ऐसे बातें सामने आएंगी जो कि ईशा फाउंडेशन को अच्छी नहीं लगेंगी यूजुअली। और ये भी एक कारण है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे,
अभी तो ये भी पता चलेगा कि वो ईमेल जेन्युइन थी कि नहीं थी, जिस बेसिस पे आपने ले लिया। अभी तो आपने एक तरफा ले लिया ऑर्डर, अभी कल को तो श्याम जी के वकील भी साहब भी रहेंगे कोर्ट में, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, तो ये सारा सुन के फिर कोर्ट को एक ऑर्डर देना है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंजंक्शन मिल गया तो आप पता नहीं आपका कितना बड़ा विक्ट्री हो गई आपकी, ऐसी बात नहीं है। ये ऑर्डर सेट असाइड वेकेट भी हो सकता है। जी जी, मैं आशीष जी, एक दो मेरे दो प्रश्न हैं बहुत छोटे छोटे। थोड़ी देर के लिए हम एक दूर की कौड़ी ये मान लेते हैं कि किन्हीं भी कारणों से श्याम मीरा सिंह को चुप करा दिया जाता है। वो बहुत से कारण हो सकते हैं। श्याम मीरा सिंह के भाई कोई मान लीजिए मैं ईश्वर में मेरी बहुत वो है कि मेरा कोई खराब करेगा तो वो रहेगा ही नहीं, तो श्याम मीरा सिंह कल नहीं रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आई एम टॉकिंग ऑफ ए वेरी एक्सट्रीम थिंग, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डोमेन का है, ये श्याम मीरा सिंह के घर का कोई मामला नहीं है। श्याम मीरा सिंह ने पब्लिक डोमेन से वो ईमेल उठाई है। श्याम मीरा सिंह ने वो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज पे वो किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए किया है। तो क्या इस बात को कोई और व्यक्ति भी आगे एसपीआईएल बढ़ा सकता है? एक मेरा एक प्रश्न। और दूसरा मैं एक और आपसे कर लूं, ये अजीब सी चीज ये है कि इस कोर्ट के ऑर्डर को जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें 5 और 6 में, मतलब पॉइंट नंबर पेज 6 के 5 और 6 में कोर्ट कह रहा है दिस कोर्ट हैज परस्यूड द वीडियो द ट्रांसक्रिप्ट ईमेल सेंड बाय डिफेंडेंट। और फिर वो कह रहा है, मैं इसलिए थोड़ा हतप्रभ हूं, वहां पे जो एलिगेशन है वो नाबालिग लड़कियों को निर्वस्त्र करने के एलिगेशन है, विच इज मेरे हिसाब से वो बहुत ही सीरियस है। और उसमें जब कोर्ट ने वीडियो परस्यू करने के बाद अगर वो इस तरह का स्टैंड ले रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि इसको मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि अगर इस पे कोई लीगल भाषा में उनसे भी पूछा जा सकता है कि नहीं कि भाई आपने अगर देखा कि एक नाबालिग लड़की के साथ हो रहा है तो आप जांच क्यों नहीं कराए? आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द कंटेंट्स एंड मेंशन्ड आर पर से डिफेमेटरी। मैं दोनों चीजों पे, क्या ये पीआईएल के फॉर्म में श्याम मीरा सिंह नहीं, कोई और भी अगर चाहे तो उसको आगे परस्यू कर सकता है? आशीष जी। और दूसरा जी आनंद जी, बिल्कुल कर सकता है। ये जैसे कि मैंने कहा, ये एक स्कूल के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं और ये एलिगेशंस काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। ये माइनर गर्ल्स के अगेंस्ट ऐसे क्राइम्स के एलिगेशंस है। अब देखिए, लास्ट वीक मेरा ख्याल है कि एक बी स्कॉफिल्ड बोल के करके एक रिपोर्टर हैं, बी स्कॉफिल्ड, यस, जिन्होंने द गुरु मैगजीन में बहुत ही डिटेल्ड एक रिपोर्ट बनाई है इस चीज़ पे। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, उससे भी ये बहुत कुछ निकल के आ रहा है कि वहाँ पे जो ईशा फाउंडेशन के जो होम स्कूल है वहाँ पे बहुत कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा है। प्लस बहुत सारे मीडिया में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से बहुत एफआईआर्स भी हैं ईशा फाउंडेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे इवन माइनर बॉयज़ के अगेंस्ट भी बहुत एलिगेशंस है कैसे हुए। अब प्रॉब्लम ये है आनंद जी, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर कोर्ट ही इनकी भाषा बोलने लग जाए तो क्या पीआईएल और क्या आप निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए, आपको याद होगा जब एक अभी लास्ट ईयर या इसी साल शायद जनवरी फरवरी के टाइम पे, नहीं लास्ट ईयर सॉरी, जब जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे चीफ जस्टिस, तो मद्रास हाई कोर्ट एक मैटर चला रहा था जिसमें कि मेरे हिसाब से कामराज सिस्टर्स जी, उनके पिताजी जी उनके पेरेंट्स मद्रास हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल किया था उन्होंने, ये कहते हुए कि मेरी 2 बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, जो उनके आश्रम में हैं और उनका ये एलिगेशन था कि उनको ब्रेन वॉश करके वहाँ रखा गया है। ये भी एक बहुत सीरियस मैटर है। अब इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी सीरियसनेस को का कॉग्निजेंस लेते हुए एक पुलिस इंक्वायरी बैठाई थी। इन्होंने कहा था कि नहीं, आप सदगुरु या जो भी वासुदेव जग्गी वासुदेव जो भी हैं, कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने फैमिली में तो आप अपनी बेटी को तो आप यूएस भेजते हैं, उनकी शादी वहाँ करा देते हैं, और जो बाकी जो लड़कियां उनको आप बोलते हैं, उनको आप दीक्षा देते हैं और आप उनको एक अलग ही लाइन पे लेके जा रहे हैं, तो ये तो ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं ना एक तरह से। तो यही उनका एलिगेशन था। तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट एक पुलिस की टीम भेजी वहाँ मद्रास हाई कोर्ट में। अब क्या हुआ कि उसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन के एक वकील उन्होंने कर लिया और वो जाके मेंशन कर दिया। सिर्फ मेंशनिंग पे ही सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा मैटर ही अपने यहाँ ट्रांसफर करवा लिया। देखिए, ये 226 का पावर एक्सरसाइज कर रहे थे हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है,
यूजुअली क्या होता है कि अगर आप सत्ता के अगेंस्ट आते हैं ना ऐसे मामलों में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि देखिए हाई कोर्ट सीज्ड ऑफ द मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, उनको ही करने दीजिए, आप उनको वहां वापस भेज देते हैं। लेकिन जब सत्ता के करीबी लोग आपके यहाँ आते हैं ऐसी पिटिशंस लेके, तो आप उनको इमीडिएटली एंटरटेन कर लेते हैं। इनफैक्ट सिर्फ एंटरटेन 32 में नहीं करते, आप 226 की जो पिटिशन हाई कोर्ट में चल रही है उसको अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेते हैं, और करा के आप क्या करते हैं, आप उसको क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज आप किस बेसिस पे करते हैं, आप उन 2 लड़कियों का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लेते हैं जो कि उस आश्रम में बैठी हुई हैं ऑलरेडी, और पेरेंट्स का ये एलिगेशन है कि वो आश्रम वाले उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कोर्ट ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कैसे मान लिया कि उनका जो ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है, और वो जो भी बोल रही हैं वो अपने कंसेंट से वहाँ हैं, ऐसे करके कैसे कोर्ट ने मान लिया सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? तो उसमें तो पूरी जांच होनी चाहिए थी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट कर रही थी जांच। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप देखिए, रेमेडीज तो बहुत है लॉ में, आप लेकिन वो रेमेडीज देने के लिए जो जज साहब बैठे हुए हैं, वो अगर मान लीजिए कोई डिवाइन इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन अगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली? कि कुछ लोग, आप माने या ना माने, हमारे देश में आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ के ऊपर रखते हैं, और वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर हैं। अगर आप सत्ता के करीबी हैं, अगर आप मोदी जी और मोदी सरकार का हो के बात करते हैं, तो आप रूल ऑफ लॉ के ही ऊपर है। कोई कोर्ट, कोई पिटिशन आपका क्या ही बिगाड़ सकता है। जी, मैं आशीष जी अपने दर्शकों को इसलिए, क्योंकि बहुत ब्रीफली बता दूं, मैं उस केस को फॉलो अप किया था, मैंने उसमें स्टोरी भी की थी, मतलब मैंने भी एक वीडियो किया था। कामराज साहब थे, वो आईआईटी में प्रोफेसर थे, उनकी 2 व्यस्क लड़कियां थी, जो एक नासा मतलब अमेरिका में काम करती थी, मतलब हाईली प्लेस्ड। उन दोनों लोगों को ये सदगुरु के उसमें प्रभाव में आती हैं, सदगुरु उनसे दुनिया और सन्यास और विरक्ति ये सब समझाते हैं। और प्रोफेसर साहब का ये था, वो 80 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी, कि साहब ये अपनी लड़की की तो शादी ब्याह करके और उसको समझा रहे हैं कि सांसारिक उस बंधनों में आ जाओ और संसार बसाओ और घर बसाओ, और मेरी लड़कियों को कह रहे हैं कि संसार छोड़ो, और मेरा इस बुढ़ापे में मेरी देखभाल करने के लिए मेरी 2 ही बच्चियां हैं मेरे पास। उस पे जैसा आपने बताया, मैं उसी चीज को अपने दर्शकों के लिए बता दूं, मद्रास हाई कोर्ट ने एक प्रॉपर ऑर्डर किया और कहा पुलिस वाले से, पुलिस टीम को भेजा कि जाके आश्रम वासियों से एक-एक से बात करो कि आप अपने मन से हैं कि आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए। इस पे जो आशीष जी बता रहे हैं कि अजीब सी चीज ये हुई कि दूसरे दिन सुबह सुबह मेंशन हो गया चीफ जस्टिस की कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ने सिर्फ यही नहीं किया कि फोर्स तुरंत पुलिस वहां से बाहर निकले, अभी कंप्लायंस हो और ये जो पूरी फाइल है ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए, वो चुप रहे। तो जो आशीष जी आपका मतलब, आप चूंकि कानून के जानकार हैं, आपके लिए जब इतना असहज है, तो मुझे कभी कभी तो अजीब सा लगता है कि इस देश में एक आम व्यक्ति, एक बेटी, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ आशीष जी, मेरी ग्रैंड डॉटर है उस एज की, आपकी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के घर में वो बच्चियां हैं, वो हमारे आपके घर में घूम रही हैं। और मेरे हिसाब से तो कोर्ट को या इस लीगल सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श इस पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, खास करके व्हेन इट कम्स टू अ वेरी यंग और बहुत ही अबोध बालिकाओं के साथ अगर ये हो रहा है। थैंक्स सो मच आशीष साहब, इसको जरा हम लोग परस्यू करेंगे आगे भी, वी विल परस्यू इट अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है। थैंक्स सो मच आशीष साहब। थैंक यू। थैंक यू।